प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है, उनके क्या क्या कंसर्न होते हैं, क्या क्या एहतियात आप उन्हें बताती हैं? प्रेगनेंसी में जितनी जल्दी आपको एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए वो आपके लिए ज़रूरी है। अक्सर हमारी फीमेल्स को पता भी नहीं होता, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो मेडिकेशंस नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से बेबी में एनोमलीज आने का ज़्यादा चांसेस बनते जाते हैं। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो उसको ये मसाइल हो सकते हैं दुनिया में आने से पहले। सबसे पहले तो बेबी की डेवलपमेंट में इशू आ जाता है, ठीक है। बेबी की जो प्रॉपर नशोनुमा है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी में जो घर में झगड़े वगैरह होते हैं और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस की कोई भी वजह हो सकती है, लाजमी नहीं कि घर में झगड़ा ही हो, तो उस पर बच्चे का पे क्या असर पड़ता है और माँ पे क्या असर पड़ता है? मदर की हेल्थ पे इशू होगा, उसको प्रेगनेंसी में उसका बीपी ज़्यादा होने लग पड़ेगा, यहाँ कोई वो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ डेवलप कर जाएगी। बेबी को जो ब्लड फ्लो होती है या उसके जो मतलब उसको वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी एक हम टर्म यूज़ करते हैं एसटी रेशियो, वो ज़्यादा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, हमारी हर प्रोग्राम में ये कोशिश होती है कि आप तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिसका घर बैठे आप फ़ायदा उठा सकें और आपके जो डॉक्टर्स के पास चक्कर हैं वो कम से कम लगें। इवन दो कि हम डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन जिन डॉक्टर्स के साथ हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि जितनी बीमारी से बचा जा सके उतना ही मरीज़ को बचाया जाए। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में प्रेगनेंसी के हवाले से कि जो ख़वातीन कंसीव कर लेती हैं अर्ली एजेस में है या बाद में का लेट होता है, तो उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, उसकी क्या क्या मेडिकेशन होनी चाहिए, और जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे उनके लिए किस तरह की मेडिकेशन है, किस तरह की ट्रीटमेंट है, किस तरह की डॉक्टर जो है रिकमेंडेशन होनी चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट अदन अली। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या आपको आज अपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये एक ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट? बिल्कुल है, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा जो है एक उम्मीद वाबस्ता हो जाती है कि अच्छा हम जा रहे हैं तो बस अब कोई ना कोई जो है हल निकल के आएगा। लोग आते हैं इसी उम्मीद से कि बस अब हम डॉक्टर को मिल लिया, अब हमारी हर मसला हर प्रॉब्लम ये इन्होंने सॉल्व करना है, जैसे भी करना। तो कैसे आप वैसे बिल्कुल कैसे आप उनकी उम्मीदों पे कैसे पूरा उतरती हैं? क्या क्या जो आप पेशेंट्स डील करती हैं, जो आप प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है, उनके क्या क्या कंसर्न होते हैं, क्या क्या एहतियात आप उन्हें बताती हैं? जो प्रेग्नेंट वुमेन अर्ली प्रेगनेंसी में आती हैं, मतलब प्रेगनेंसी में जितनी जल्दी आपको एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन्स होती हैं कि जो कि अकॉर्डिंग मेडिकली और हमारी बुक्स के लिहाज से वो कंसीव करने से पहले शुरू कर देनी चाहिए। वो बेबी डेवलपमेंट में, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती हैं। अक्सर हमारी फीमेल्स को पता भी नहीं होता, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो मेडिकेशंस नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से बेबी में एनोमलीज आने का ज़्यादा चांसेस बनते जाते हैं। तो लेकिन हमारे जो माशरा है, नो डाउट वी आर लिविंग इन 2024, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स के अटेंडेंट्स का यही कॉन्सेप्ट है कि जितनी देर हो सके घर में रहें, चेकअप ना कराएं तो ठीक है। हमने अपने ज़माने में ऐसे किया था, कभी डॉक्टर को नहीं गए थे, घरों में बच्चे पैदा हो जाते थे, लेकिन तब की निस्बत अब इस मामले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए पेशेंट को चाहिए कि जब वो कंसीव करे एज अर्ली एज पॉसिबल कोई भी नियर बाय जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करें, ताकि टाइमली मल्टीविटामिन्स पेशेंट की हेल्थ को लेके, उसकी डाइट को लेके उन्हें गाइड किया जाए, पेशेंट के रेस्ट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में। आपने कहा अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट, अब कैसे हम कैसे ये जज कर सकते हैं? क्या को ज़्यादा सारी मेडिसिन लिख देंगी या कोई अच्छा मशवरा देंगी? नहीं, जो अच्छा मशवरा ही देंगी, ठीक है। मतलब गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी मतलब नियर बाय जो अच्छा हॉस्पिटल जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, आप उसके पास जाएं। लेकिन पेशेंट्स नहीं मतलब करते, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें मल्टीविटामिन स्टार्ट करनी चाहिए वो गुजर जाता होता है। वैसे किस पीरियड में करनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए 12-14 वीक्स तक, मतलब वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आगे 14 वीक ऑनवर्ड से हमने कैल्शियम एंड आयरन की टैबलेट्स ऐड करनी होती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होता है कि नॉर्मली स्कैन होता है, फिर आगे टेटनस कवर होता है, स्टेरॉइड कवर होता है, जो पेशेंट के हेल्थ के रिलेटेड ज़रूरी होता है वो हमने देना होता है। अच्छा, बच्चे को किन किन जो है वो खदशात होता है कि अगर हम केयर नहीं करेंगे
तो उसको ये मसाइल हो सकते हैं दुनिया में आने से पहले? सबसे पहले तो बेबी की डेवलपमेंट में इशू आ जाता है, ठीक है। बेबी की जो प्रॉपर नशोनुमा है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिसको हम IUGR का लफ्ज़ देते हैं। इवन के टर्म पे भी बेबी लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, कि मतलब दिन पूरे हो गए लेकिन बेबी का वेट उतना अप टू मार्क नहीं है जितना होना चाहिए। सबसे मदर की डाइट से रिलेटेड भी ये इशू आता है कि मदर डाइट प्रॉपर्ली नहीं लेती है, तो बेबी की डेवलपमेंट में मसला होता है, जिसकी वजह से मदर को बहुत सारे मसाइल लाइक वीकनेस, लिथार्जिक, अनीमिया, कि HB लो होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग पड़ती है। कि मतलब प्रोटीन डाइट होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, प्रोटीन की भी डाइट ज़रूरी है, लाइक मटन, मीट, एग वाइट्स, दिस। लेकिन हमारी इतना नो हाउ नहीं होता, ये आपको मतलब कंसल्टेशन से ही गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत पहले। अच्छा, एक बर्निंग क्वेश्चन है जो कि शायद उसका आप ही अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर दूसरे घर का यही मसला है। एक जो प्रेगनेंसी में जो घर में झगड़े वगैरह होते हैं और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस की कोई भी वजह हो सकती है, लाजमी नहीं कि घर में झगड़ा ही हो, तो उस पर बच्चे का पे क्या असर पड़ता है और माँ पे क्या असर पड़ता है? स्ट्रेस में मदर की हेल्थ पे इशू होगा, उसको प्रेगनेंसी में उसका BP ज़्यादा होने लग पड़ेगा, या कोई वो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ डेवलप कर जाएगी। BP में भी यही होता है कि बेबी को जो ब्लड फ्लो होती है, या उसके जो मतलब उसको वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी एक हम टर्म यूज़ करते हैं ST रेशियो, वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड हार्ट बीट अफेक्ट होती है, यहाँ तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की वजह से मदर खुद बहुत रिस्क पे होती है, खुदा ना खास्ता फिट्स पड़ने का डर होता है, जिसकी वजह से मदर की अपनी ब्रेन इंजरी या मदर की किडनी इंजरी, मतलब उसको अफेक्ट होने किडनी इंजरी हो सकती है। सेकेंडली डायबिटीज़ में भी यही है कि जो बच्चे के गिर्द पानी होता है जो उसकी नशोनुमा के लिए चाहिए होता है, वो ज़्यादा होने लग पड़ता है। एनॉमलीज लाइक कार्डियक एनॉमली बच्चे में आ जाती है। बेबी का बर्थ वेट मतलब अपनी एज से ज़्यादा होता है, जिसमें बेबी की डिलीवरी में इशू हो सकता है, तो ये मतलब नॉर्मल डिलीवरी की बजाय फिर सेक्शन की तरफ बात चल जाती है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज की क्या रीज़न बनती है? प्रीमेच्योर डिलीवरीज की बहुत सारी रीज़न है। पहले स्ट्रेस भी हो सकता है, सेकंड लाइक कोमोर्बिडिटीज, BP, लाइक अगर पेशेंट का BP शूट कर गया और उसको फिट पड़ गया है तो हमें उसी टाइम अर्जेंटली डिलीवरी की तरफ प्रोसीड करना पड़ता है। सेकेंडली अनीमिया HB कम होने की वजह से पेशेंट का को प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है। थर्डली इन्फेक्शन कोई लाइक जेनेटिकल PID या UTI इन्फेक्शन भी एक कॉज बनते हैं प्रीटर्म पेन, लेबर पेन्स का, जिसके प्रीटर्म डिले जा सकती है। अच्छा, बहुत से केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि वाटर बैग जो है वो लीक हो जाता है। हाँ जी, लीकिंग की कॉज इन्फेक्शन ही है, कि मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से लीकिंग हो गई है, तो उसकी वजह PV लीकिंग खुद भी जो एक दफ़ा जब लीकिंग स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि उससे बेबी को भी इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना प्रीटर्म लेबर लीकिंग स्टार्ट मीन्स कि आपको पेन्स आने लग पड़ी हैं, आपकी मतलब बेबी की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। उसको हम फिर कंजर्वेटिव तौर पे उस तरह का पेशेंट फिर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर तो पेन्स रुक जाएं और लीकिंग को भी हम मेडिकेशन की हेल्प से और डाइट की हेल्प से कंट्रोल कर सकें तो ठीक है। अगर कंटिन्यू रहते साथ में, इसमें फिर बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है कि पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग, पेशेंट का स्कैन, मदर की मॉनिटरिंग, बेबी की हार्ट बीट डेली बेसिस पे चेक होना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ खराबी की तरफ जा रही हो या जिसकी वजह से मसला आ रहा हो तो फिर हमें डिलीवरी की तरफ बात लेके जाना। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ डॉक्टर्स नहीं जाते, डॉक्टर्स खुद ही नहीं जाना चाहते, तो ऐसा क्या कि जुल्म नहीं है कि काटना और एक बिल्कुल लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना, तो क्या पैसे बटोरने के लिए ऐसे किया जाता है? नहीं, इस चीज़ को तो नहीं मैं समझी पैसे बटोरने के। मोस्टली अब C-सेक्शन होने की एक रीज़न ये भी है कि फीमेल्स में खुद पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है। पेन्स के नाम से ही फीमेल्स डर जाती हैं कि इलेक्टिवली भी फीमेल्स कहती कि नहीं मैंने पेन्स नहीं लेनी, आप मेरा C-सेक्शन कर दे, और अभी पेन्स स्टार्ट ही होती हैं तो पेशेंट कहने लग पड़ती है नहीं 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 मुझसे पेन नहीं बर्दाश्त हो रही। और अक्सर मल्टी टाइम ये भी रीज़न होता है कि 5 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, जितना भी मतलब मूला है लेकिन इतना वो फिजिबल नहीं है कि जिससे बेबी की डिलीवरी हो जाए, उतना डायलेशन ही, तो कोई बेबी की हार्ट बीट ख़राब हो जाए या बेबी मेकोनियम पास कट जाए या बेबी की जो है वो मतलब क्रॉस ना मतलब पेन्स के साथ वो उस तरह की पोजीशन में नहीं आ रहा जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो फिर ये रीजंस भी बनती हैं सेक्शन के लिए। अच्छा, जो कुछ हमारा लिथार्जिक और हमारा मतलब लाइफस्टाइल भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है। अब
फीमेल्स की प्रेगनेंसी का पता चलता है, ठीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा एक्टिव भी होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे डेज बढ़ते हैं फीमेल और रेस्टिंग मोड में जाती हैं कि नहीं मैडम से तो चला नहीं जा रहा, हम चलते हैं तो हमें तो सांस चढ़ जाता है। ये इंतहाई नाजुक है क्योंकि हमें तो फील्ड में काम भी करना पड़ता है और सारी चीज़ें साथ जिंदगी को मैनेज भी करना पड़ता है। अच्छा, जो लोग जो ऐसे कपल्स जो कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजूहत सामने आती है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। इसमें फीमेल और मेल दोनों के टेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये म्यूचुअली होता है, गलती किसी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब दोनों में ही कोई इशू आ रहा है जिसको म्यूचुअली ट्रीट किया जाए अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, मतलब अंडर कंसल्टेशन रख के, तो फिर वो जो है कंसीव कर जाते हैं इसमें। लेकिन पहले इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं फीमेल का ही वजह इसकी वजह से हो रहा, नहीं मेल की वजह। इसके लिए हमें उनकी हिस्ट्री को देखना पड़ता है। कॉमन वजह क्या सामने आती है? फीमेल्स में मोस्टली कॉमन वजह जो है वो PCOS है, ठीक है, एंड जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। और मेल्स में जो है ना आप कह लें कि सीमन उनका जो उनके स्पर्म्स है ना उनकी इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से ये इशू होता है। अब ये चीज़ें हमारी डाइट रिलेटेड भी हैं, लाइक मेल्स में आजकल सिगरेट स्मोकिंग, ई सिगरेट्स एंड हुक्का, मतलब वो जो आजकल चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से मेल की जो स्पर्म की फर्टिलिटी है ना वो अफेक्टिव होती है। और के सिम्टम्स क्या होते हैं? फीमेल में PCOS लाइक कि उनका वेट गेन होता है, ठीक है। सेकेंडली उनको हिस्ट्रिज्म हो जाता है कि चेहरे पे बाल आना, बॉडी पे बाल ज़्यादा होना, आपके प्राइवेट एरियाज के बाल ज़्यादा हो जाते हैं, एक्नी, ठीक है। और थर्डली जो है उनका थायराइड रिलेटेड होता है। ऐसी फीमेल जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, ये भी एक इफेक्टिव होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। थर्डली जो है ना जंक फूड, बॉयलर, ये भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न हमारा लाइफस्टाइल के हम जंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मतलब ओवरीज में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फर्टाइल फॉलिकल्स नहीं बनते, मतलब जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, जो कल को ओवम में कन्वर्ट हो सके। एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है या पीरियड्स इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। सारे PCOS का क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? PCOS का परमानेंट ट्रीटमेंट सबसे पहले कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। आप अपना परमानेंट नहीं है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन डिपेंडेंट है, अलॉन्ग विद मेडिकेशन। बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई की है, मेडिसिन ली हैं और विदाउट एनी मतलब मेडिसिन फॉर कंसेप्शन। मैंने ये सुना है कि PCOS का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ये अगर इसको इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए तो फिर ये मसला बिल्कुल हो जाता होता है। PCOS का यही होता है कि फुली ट्रीट नहीं होता, लेकिन ये लाइफ के साथ दोबारा हो जाता होता है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लें और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई रखें तो ये कंट्रोल भी रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और डॉक्टर साहिबा ने जितने हमें मसाइल बताए वो तकरीबन हर दूसरी खातून का ये मसला है। तो यकीनन आपके लिए प्रोग्राम बहुत ही एक फ़ायदे का एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, आपको बहुत सा इससे फ़ायदा होगा और यकीनन आप कुछ एहतियात भी करेंगे और अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे और हैप्पीली जो है आप अपने घर में खुशी से रहें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।